हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हमने कल छोड़ा था। हम लोग पाई चार्ट डिस्कस कर रहे थे। पाई चार्ट के अंदर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था, दैट वाज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट फैमिलीज और उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर, फैमिली ए एंड फैमिली बी। क्वेश्चन नंबर आई गेस 18 से ये स्टार्ट होता है। यप, 18 से 23 का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप बेसिक कैलकुलेशन करके भी समय लगा सकते थे और थोड़ा बहुत अगर आपका दिमाग अच्छा हो रीजनिंग के अंदर या कैलकुलेशंस के अंदर, तो यहाँ पे आप अपना समय बचा भी सकते थे। कैसे? दो फैमिलीज दे रखी है, दोनों का एक्सपेंडिचर लेवल दे रखा है, रेंट दे रखा है, रेंट, फूड, मिसलेनियस सीरीज के अंदर मेंशन्ड है सब कुछ। और इनका जो बजट है 48,000 का है, उनका बजट है 72,000 का। थोड़ी बहुत आपकी मैथ्स अच्छी हो तो उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स है वो। इसको मैं 2/3 भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? 2/3। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर ये लोग 100 रुपए खर्च करते तो ये कितना करते हैं? 150। तो कभी भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो उस केस में जरूरी नहीं कि आप 48,000 का 27% निकालो। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, इस पूरे अमाउंट को आप यहाँ पे इस पूरे अमाउंट को 100 और इसको कितना मान सकते हो? 150 मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रेशो भी 2:3 का है और 48,000 और 72,000 का रेशो भी क्या है? 2:3 का है। कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएगी। जब क्वेश्चंस करेंगे तब मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको। करें आगे बात? चलो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, both the families decide to double the total expenditure keeping the pattern of spending the same। सर, जिसमें जितना प्रतिशत जाता है उतना ही प्रतिशत जाएगा, पर जो खर्चा है वो हम डबल करेंगे। करो। तो फिर उस केस में व्हाट विल द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड बिटवीन फैमिली ए एंड बी? ए एंड बी की बात हो रही तो पहले ए और फिर बी की बात होगी। अगर अपन ए और बी की बात कर रहे हैं, यस, अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूं मैं एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए। फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है 72,000 का, ठीक है। और उसमें सॉरी, फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है 48,000 का। उसमें वो लोग फूड पे कितना परसेंट खर्च करते हैं? 27% जो रहता है उनका फूड का एक्सपेंडिचर रहता है। ये खर्चा किसका है? ए का। जो कि वो क्या कर चुके हैं? डबल कर चुके हैं। पूरा खर्चा डबल हुआ है तो फूड का भी खर्चा क्या हो जाएगा? डबल। फैमिली बी की बात करते हैं, ये ए अपॉन बी चल रहा है बेटा। फैमिली बी ने भी डबल कर दिया है। क्या? उसका जो टोटल खर्चा है 72,000, उसको उसने क्या कर दिया? डबल कर दिया। और उनका फूड का परसेंटेज कितना है भैया? 31%। कितना है? निहायती बुक्खड़ लोग है बेटा, 31% सिर्फ खाने खाने में खर्च कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं रेशियो कैसे निकालना है। सर, ये ट्वाइस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, डायरेक्ट ही कट गया। ये 00 से 00 डायरेक्ट ही कट गया। ये 2/3 वाला कॉन्सेप्ट था। और अगर इसको मैं काटूं तो ये हो जाएगा 9। तो इन शॉर्ट 18/31। जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उसको करेक्ट करना है बेटा अपने को। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है बच्चा। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है यहाँ पे अपने को, पहले इसको यूज कर लेते हैं। यप, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है वो 27:31 है, उसको 18:31 करो और ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करो। यहाँ पे 18 कर दो। कई सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक मार करते, क्यों? सर, वहां पे क्या लिखा हुआ था समझना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनका दिमाग देखना, डायरेक्ट परसेंट से परसेंट कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि ऑप्शन में अवेलेबल भी है। भाई, ए फैमिली की बात करता हूं कितना परसेंट? 27%। बी फैमिली की बात करता हूं कितना परसेंट? 31%। हो गया ना 27:31। 27:31। हमारे सिंधी में एक कहावत है, गण गणा थी। तो जो सिंधी बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, और जो सिंधी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अपने किसी सिंधी फ्रेंड से पूछो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। ओके, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा, रुकना नहीं है। ओके, इफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली बी इंक्रीजेस थ्री फोल्ड। इंक्रीजेस थ्री फोल्ड मतलब 3 गुना। तो अगर फैमिली बी का खर्चा 3 गुना हो जाता है तो उस केस में कीपिंग द एक्सपेंस ऑन एजुकेशन द सेम। लेकिन हम लोग एक्सपेंस ऑन एजुकेशन बदल नहीं रहे हैं। अभी जितना करेंगे, अभी जितना कर रहे हैं बाद में भी उतना ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो भले ही मेरी फैमिली एक्सपेंडिचर का पूरा टोटल अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन मैं एजुकेशन पे तो 10,000 ही करूंगा। तो in that sense, what will be the as per the given above, what will be the expense on education? सर, expense on education का percentage क्या होगा?
ये पूछा गया है। फिर से रिपीट कर लेता हूं बेटा मैं, अगर टोटल खर्चा 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन पे खर्चा नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो फिर उसका परसेंटेज कितना होगा। इसके लिए आप लोग अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते थे। बेसिक थिंकिंग पावर बता रहा हूं। एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर जवाब दे पाए तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी हम बी की बात कर रहे हैं, बी के केस में भी हम एजुकेशन पे खर्चा कितना करते हैं, एजुकेशन बोले तो 19%, 19% आप लोग एजुकेशन पे खर्चा करते हो। ठंडे दिमाग से सोचना, भाड़ में गया आपका 72,000 रुपए, हमारे पास 100 रुपए का एक्सपेंडिचर है, तो हम एजुकेशन पे कितना करते हैं, 19 रुपीज। ठीक है, तो अब मैं खर्चा 3 गुना कर रहा हूं, 100 का 300, लेकिन खर्चा एजुकेशन पे कितना है अभी भी 19, तो आप 19/300 × 100 ऐसे भी कर सकते हो, पहला तरीका। और अगर मैं इससे भी आसान बताऊं, मैंने आपको पहले भी मार्केट शेयर को लेकर के एक लॉजिक समझाया था। मान लो 1 लाख रुपए का मार्केट है और मैं 10,000 की सेल करता हूं, मेरा शेयर कितना हुआ, 10%। आप 10,000 की सेल करते हो, आपका शेयर कितना हो जाएगा, 10%। अब मार्केट हो गया डबल, मार्केट हो गया डबल, 1 लाख का 2 लाख। अरे मेरी सेल अभी भी 10,000 है, कम नहीं हुई है, 10,000 तो है, पर मेरा मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस स्पीड से मार्केट इंक्रीज हो रहा है उसी स्पीड से मेरा शेयर डिक्रीज हो जाएगा। अगर मार्केट डबल हो रहा है तो मेरा शेयर कितना हो जाएगा, हाफ। पहले आपके पास 10% का शेयर था, अब आपके पास कितना परसेंट का शेयर रह गया, 5% का। 10,000/2 लाख × 100। तो ये बात तो बहुत क्लियर है सर, कि जितनी स्पीड से मार्केट इंक्रीज करेगा उतनी स्पीड से, अगर आप कांस्टेंट है उतनी ही स्पीड से आपका शेयर डिक्रीज होगा। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में 3 गुना कर रहा हूं तो डेफिनेटली आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी 3 गुना कम हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी। अभी आपका शेयर 19% का है, 19% मल्टीप्लाई बाय 1/3, अगर 18 × 1/3 करता तो आंसर क्या होता, 6। तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक समझ में आया क्या, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट। क्या बोला, अगर मेरा एक्सपेंस कांस्टेंट है और जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ट्वाइस थ्राइस हो रहा है, तो जिस स्पीड से टोटल इंक्रीज होगा उसी स्पीड से जो मेरा शेयर है डिक्रीज होगा। वहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड। अगर वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, मेरा डिवाइड बाय 3 होगा। क्यों, क्योंकि मैं इंक्रीज कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इंक्रीज कर ही नहीं रहा। इसके साथ एक और लॉजिक सिखाया था मैंने कि सर मान लो मैंने 50% की ग्रोथ करी, मैंने मेरी सेल्स में 50% की ग्रोथ करी, पर मार्केट डबल हो रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, पूरा मार्केट। सेम एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, अगर मैंने 10,000 की सेल करी, मार्केट है 1 लाख का, मेरा शेयर कितना हुआ, 10,000। अब अगले साल मैंने 50% से ग्रोथ करी, 10,000 का 15,000, और जो मार्केट है वो ट्वाइस हो गया, उसने 100% से ग्रोथ करी, 1 लाख का 2 लाख। तो मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचो। अमाउंट नहीं पूछ रहा, सिंपल सवाल, मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बड़ा सिंपल सी बात है बॉस, अगर आप मार्केट की स्पीड से चेंज कर रहे हो, जितनी स्पीड से मार्केट चेंज हो रहा है उसी स्पीड से अगर आप भी चेंज कर रहे हो, आपका शेयर कांस्टेंट रहेगा। अगर आप मार्केट से भी तेज इंक्रीज कर रहे हो, जितना मार्केट ने इंक्रीज किया आपने उससे भी ज्यादा इंक्रीज किया, तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने दूसरों का शेयर खाया है। और अगर मार्केट आपसे ज्यादा तेज चल रहा है और आप मार्केट से स्लो चल रहे हो, मतलब बाकी लोग आपका शेयर खा रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपने 50% से ग्रोथ तो करी है, 10,000 का 15,000 किया है, लेकिन जब मैं मार्केट शेयर की बात करता हूं, आपका मार्केट शेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट आपसे भी तेज भाग रहा है। लॉजिक क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात। ये कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा हेल्प करता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। 20th, what will be the expense on the light by family A as the percentage of expense of light by family B? फैमिली ए के लाइट एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया, पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑन लाइट बाय फैमिली ए। ए फैमिली लाइट पे कितना खर्चा करती है, एक सेकंड भैया। अगर मैं ए फैमिली की बात करता हूं, अगर मैं ए फैमिली की बात करता हूं यहां पे, ओके, ए फैमिली के केस में लाइट की बात करते हैं। लाइट ये रहा, कितना है, 5%। किसका 5%, सर ये 5% है किसका, 48,000 का, 48,000 का। और जो फैमिली बी है वो कितना, 4%, किसका, 72,000। सर 4% ऑफ 72,000, और आपने परसेंटेज पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा क्या, A/B × 100। काटो, इसमें आप अच्छे हो बहुत, 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 2 है, और ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और बताइए सर, ये हो जाएगा अपना 2, और बताइए सर, और कितना कट रहा है, यस ये हो जाएगा 50, तो कितना, 250/,
3 कितना आएगा, करो करो, 80 पॉइंट समथिंग हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर 240 होता, 240 डिवाइड बाय 3 करते कितना होता है 80, तो 80 से थोड़ा सा ज्यादा, 80 से थोड़ा सा ज्यादा बॉस, 80 से थोड़ा सा ज्यादा। चलते हैं फिर थर्ड सवाल की तरफ। कौन सा ऑप्शन है सर, 83.33%, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, क्या बहुत हार्ड है? तो बेटा अगर बहुत हार्ड लग रहा है मतलब अपनी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है, वी नीड टू वर्क ऑन इट बेटा। करें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। 60, ओके 21 क्वेश्चन, इफ फैमिली ए, क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे बेटा, प्लीज देखना अच्छे से। अगर फैमिली ए की बात करता हूं यहाँ पे, फैमिली ए जो है उसका खर्चा अगर उसकी बात करता हूं मैं, इफ द फैमिली एंड फैमिली बी डिसाइड टू कंबाइन देयर एक्सपेंस, दोनों ने सोचा हमारे खर्चे हम लोग मिला लेते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट एक्सपेंस। फिर उस केस के अंदर हाईएस्ट एक्सपेंस किस में होता? देखो ऐसे केस में डेफिनेटली वेटेज मैटर करता है, लेकिन एक विजुअल अप्रोच में आपको समझा सकता हूं। अगर दोनों फैमिलीज किसी एक हेड पे सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब फैमिली ए भी उस पर खर्चा सबसे ज्यादा कर रही है और फैमिली बी भी उस पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है, तो डेफिनेटली कंबाइन करने के बाद वही हेड ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। और ए और बी फैमिली को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, दोनों फैमिलीज फूड पे सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है। एक फैमिली 27% कर रही है जो उस खर्चे का सबसे बड़ा अमाउंट है, और एक फैमिली 31% कर रही है जो भी उस फैमिली का सबसे बड़ा अमाउंट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अगला, इन द अबव क्वेश्चन सेम, मतलब कंबाइन करने के बाद, हाउ मेनी हेड्स विल हैव अ लोअर परसेंटेज शेयर इन द कंबाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, किससे लोअर ऑफ बोथ द फैमिलीज, देन किससे कंपेयर कर रहा हूं, द परसेंटेज शेयर ऑफ बी अंडर द सेम हेड। ठंडे दिमाग से सोचना, जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो एक नया पाई चार्ट बन चुका है, जिसमें मैंने दोनों का फूड मिला दिया, मैंने दोनों की एजुकेशन मिला दी, मैंने दोनों की क्लोथिंग मिला दी, एक नया पाई चार्ट बन चुका है। अब उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे, बी से। और बी से कंपेयर करने के बाद मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि वो कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउ मेनी हेड्स विल बी लोअर, वो कम है किससे, बी से, मतलब बी ज्यादा है और वो कम है। तो ऐसे कितने हेड्स हैं, ठंडे दिमाग से सुनना, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, डेफिनेटली अमाउंट तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप दो फैमिली का खर्चा मिला रहे हो तो किसी एक फैमिली से तो ज्यादा ही आएगा। यहाँ पे खर्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है परसेंटेज की। जो परसेंटेज शेयर है वो कौन से हेड का कम है कंबाइन के अंदर और ज्यादा है बी के अंदर। अब अगर मैं कंबाइन पे कमेंट करता हूं, ठंडे दिमाग से सुनना और समझना, मैंने आपको पहले भी एक वेटेड एवरेज निकालने का तरीका सिखाया था। क्या सिखाया था, मान लो फैमिली ए ने किसी हेड के अंदर 27% का खर्चा कर रखा है और फैमिली बी ने 31% का खर्चा कर रखा है। जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो जो अब उनका परसेंटेज आएगा वो 27 से 31 के बीच में आएगा। से यस और नो, डिपेंड करता है उनके वेट के ऊपर कि किस तरफ खींचेगा, पर ये तो क्लियर है वो 31 से कम होगा और 27 से ज्यादा होगा। अब ठंडे दिमाग से सुनना, अगर 31 बी होता तो, फॉर एग्जाम्पल ए ने खर्चा किया 27% का फूड के ऊपर और बी ने खर्चा किया 31% का फूड के ऊपर, तो जो इनका कंबाइन निकलेगा तो जो उसका परसेंटेज होगा डेफिनेटली 27 से 31 के बीच में होगा। तो डेफिनेटली किससे कम है, बी से तो कम है, क्योंकि बी ने कितना परसेंट खर्चा किया है, 31% खर्चा किया है। अब इस बात को ठंडे दिमाग से समझने और सोचने की कोशिश करना, जब भी ए का खर्चा कम है बी का ज्यादा है, किसी भी हेड के अंदर अगर ए का खर्चा कम है और बी का ज्यादा है तो उनका एवरेज कहां आएगा, बी के नीचे ही आएगा। तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है किस किस हेड के अंदर बी का परसेंटेज ज्यादा है, ए का परसेंटेज कम है। ऐसा करने से क्या होगा, जब बी का परसेंटेज ज्यादा है ए का परसेंटेज कम है, तो जो आप एवरेज लेके आओगे वो डेफिनेटली बीच में आएगा। तो एवरेज बीच में आएगा, बी ऊपर आएगा। इस सवाल ने यही पूछा है, ऐसे कितने हेड्स है जिसमें एवरेज नीचे आए और बी ऊपर आए। ऐसा कब होगा, जब ए और बी के कंपैरिजन में बी ऊपर हो और ए नीचे हो। क्या ये हम देख सकते हैं, ये हम ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं किस किस केस में बी ऊपर है और ए नीचे है, ताकि जो एवरेज होगा वो बीच में आ जाएगा। एवरेज बीच में है और बी ऊपर है, ऐसे कितने हेड्स हैं, दिस इज द क्वेश्चन, अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो। ठीक है, चलो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं भैया कौन कौन से केसेस में ऐसा हो रहा है। एक सेकेंड, यस, फैमिली ए फैमिली बी, एक सेकेंड, नहीं ये नहीं है, ओके देयर इट इज। यहाँ पे फैमिली ए फैमिली बी की बता रखी है
देखो किस में बी ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 19% है, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 27 31, सर डेफिनेटली बी ज्यादा है। जब आप कंबाइन निकालोगे तो जो नंबर आएगा वो 27 से 31 के बीच में आएगा, मतलब 31 से तो नीचे रहेगा, मतलब बी से तो नीचे ही रहेगा। अगला 11%, 13% नॉट पॉसिबल, 4%, 5% नॉट पॉसिबल, 19% इज ग्रेटर देन 13%, विच मीन्स जब आप कंबाइन करोगे तो जो शेयर आएगा 19 से 13 के बीच में रहेगा, मतलब 19 से नीचे रहेगा, मतलब बी से कम रहेगा। तो एक शेयर ये भी हो गया। और बताइए सर, ये 16 है और ये 17 है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सिर्फ दो ही हेड्स है जिसमें ए नीचे है और बी ऊपर है। तो ऐसे तो कुल दो हेड्स होंगे जिसके अंदर जो कंबाइंड फैक्टर आएगा, जो कंबाइंड आप खर्चा निकालोगे, वो कम आएगा। किससे कम आएगा? बी से कम आएगा। द आंसर इज 2। लॉजिक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो कैलकुलेशन करने में, करो, तुम्हारी इच्छा। चलो, ऐसे ही आपका अगला सवाल है, अंडर हाउ मेनी हेड्स आर द एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी मोर देन द फैमिली ऑफ ए। सेम चीज पूछी गई बेटा, ऐसे कितने हेड्स? ना 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 ना, सेम चीज नहीं पूछी गई है, सेम चीज नहीं। वहां परसेंटेज की बात हो रही थी, वहां परसेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे क्या बोला है? अंडर हाउ मेनी द एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी मोर देन, एक्सपेंस बड़ा है मतलब अमाउंट ज्यादा है। किसका? फैमिली बी का। किससे? फैमिली ए से। देखो जिस केस में परसेंटेज ज्यादा है वैसे भी अमाउंट ज्यादा ही हुआ। क्यों? क्योंकि फैमिली बी 72,000 खर्च करती है। एक तो उसका अमाउंट ज्यादा, ऊपर से ए के मुकाबले परसेंटेज ज्यादा, डेफिनेटली उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि फूड का एग्जांपल, फूड में फैमिली ए 27% खर्च करती है, फैमिली बी 31% खर्च करती है। किसका? 72,000 का, तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगी। अभी अपन ने 19% वाला केस भी देखा, तो उस केस में भी फैमिली बी ज्यादा ही होगी। पर ऐसे केसेस जहां पे ए का परसेंट कम है तो मतलब बी ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस है बेटा। हो सकता है बी का परसेंटेज कम हो लेकिन उसका जो अमाउंट वेटेज ज्यादा है, उस वजह से अमाउंट ज्यादा आ जाए। अब कितना फर्क है सर दोनों फैमिलीज में? अगर मैं खर्चे की बात करता हूं, कितना खरा फर्क आता है अमाउंट के अंदर? तो सर यहाँ पे 72,000 और यहाँ पे 48,000, 2:3 का रेशो है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। क्लियर है क्या? अगर ये एक है तो इसका 1.5 उसके बराबर हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, अगर आप परसेंट से परसेंट कंपेयर करना चाहते हो, तो इस डिफरेंस को खत्म कर दो। ये जो चीज 100 रुपए की है और ये 150 की है, एक काम करो, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 150 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 रुपीज की चीज है और ये कितने की है? 150 की है। अभी निकाल लेते हैं। जैसे आपने निकाला, जैसे अपन ये तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं, ये दोनों तो डेफिनेटली ज्यादा है ही है, इन दोनों केस में तो बी ज्यादा है ही है। अभी 19% है, 19% का 150 कर सकता हूं क्या? से सुनो, कितना हो जाएगा? 27। सर 150 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 100 कर सकते हैं क्या? अराउंड 27 आएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, 27 से थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे तो कितना है? 25 ही है, मतलब ये वाला सेक्टर भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्लियर? अगला चेक करते हैं, ये है 11%। अगेन किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 150। कर सकते हैं क्या? 150 अपॉन 100, मतलब आधे से बढ़ाना है। अगर इसका आधा, 11 का आधा कितना होता है? 5.5, मतलब 16.5। यहाँ पे कितना है? 13, ज्यादा है। अगर आपने ऑप्शंस चेक किए हो, ऑप्शंस में नंबर मेंशन नहीं है, 3 मोर देन 3 ऐसे मेंशनड है। तब तक मैं 4 सेक्टर्स तो पता कर चुका हूं जो कि ज्यादा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आप चेक करोगे तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स के अंदर ज्यादा ही आएगा, तो मोर देन 3। यहाँ पे बेटा अमाउंट की बात हुई है, गलती से भी उसका कंक्लूजन यहाँ मत डाल देना। ऊपर परसेंटेज की बात हुई थी, यहाँ बात हुई है अमाउंट की। दोनों कंपैरिजंस बहुत अलग हैं, डायरेक्टली 2 मार के मत आ जाना। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, सर वहां पे 2 निकाला हम लोगों ने तो यहाँ पे भी लेस देन 3 हो जाएगा। ना 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 ना, वहां परसेंटेज की बात है और यहाँ अमाउंट की बात है। कर सकते हैं क्या? पक्का? श्योर? ओके, ये लास्ट एक पजल है 24 से 30। क्या है? 24 से 30 देखते हैं फटाफट से। सभी लोग फटाफट से देखिए प्लीज, 24 से 30। यहाँ पे डिफेंस के बारे में बता रखा है बेटा, हर एक कुछ कंट्रीज के बजट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे यूएसए है, वो डिफेंस पे कितना खर्च करता है, एजुकेशन, हेल्थ, इंटरेस्ट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसको लेकर के इन्होंने अपने अपने परसेंटेज दे रखे हैं। आई रिपीट माय वर्ड, परसेंटेज दे रखे हैं, अमाउंट मेंशन्ड नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये लोग 8% खर्च करते हैं एजुकेशन पे, जबकि ये जो श्रीलंका वाले हैं ये 9% खर्च करते हैं। मतलब श्रीलंका वालों का बजट ज्यादा है एजुकेशन को लेकर के। भाई साहब क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? यूएस को आप श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हो। श्रीलंका का अगर बजट हो सकता है 1 लाख रुपए का हो और यूएस का 100 करोड़ का हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उसका 8% तो सोचो आप। तो प्रैक्टिकल सी बात है, परसेंट से परसेंट कंपेयर पॉसिबल नहीं है। हाँ, परसेंटेज कंपेयर किए जा सकते, बात को समझना, किसका परसेंटेज ज्यादा है ये पूछा जा सकता है। Question number A. A country is said to be progressive in if its education, health and infrastructure are the top 4 expenditure sectors. अगर ये तीनों टॉप 4 में आते हैं तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव स्टेज बोलते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? अब इसको करने का आसान तरीका बताता हूं। आप सबसे नीचे की 3 देखो, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पकड़ में आ जाए मतलब वो प्रोग्रेसिव नहीं है। भाई प्रोग्रेसिव होने के लिए उसका टॉप 4 में होना जरूरी है। अगर वो नीचे नीचे बैठा हुआ तो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव नहीं है। क्या कहता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं यूएस की बात करता हूं, सबसे छोटा है 8% बोले तो एजुकेशन, तो यूएस तो नहीं है। श्रीलंका की बात करते हैं, सर इसका भी 9% एजुकेशन है, तो डेफिनेटली ये भी प्रोग्रेसिव नहीं है। आगे बात करते हैं इंडिया। इंडिया 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 बोले तो सबसे कम है 12%, 12% बोले तो एजुकेशन, इंडिया भी प्रोग्रेसिव नहीं है। और युगांडा, युगांडा की बात करते हैं, सबसे कम क्या रहा? 7% बोले तो हेल्थ, तो सर ये भी प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों टॉप 3 में आने चाहिए थे, या टॉप 4 में, लास्ट तो नहीं आने चाहिए थे। तो मतलब इनमें से एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि प्रोग्रेसिव वाले पैरामीटर में आती हो। समझ में आया? नहीं आया? सवाल को समझना जरूरी है। एक कंट्री को मैं टैग दे रहा हूं, क्या टैग दे रहा हूं? आप प्रोग्रेसिव हो। ऐसे कैसे प्रोग्रेसिव है सर? बिल्कुल, सब मेरी बात को समझो। अगर आपने इन 3 हेड्स को टॉप 4 कैटेगरी में रख रखा है तो आप प्रोग्रेसिव हो, तीनों के तीनों को। अगर एक भी छोड़ दिया तो आप प्रोग्रेसिव कैटेगरी में नहीं आओगे। वो 3 हेड्स कौन कौन से हैं? पहला हेड है हमारा हेल्थ, दूसरा है हमारा, कहां गया, ओके, एजुकेशन, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों आपके टॉप 4 प्रायोरिटी में होने चाहिए, मतलब आपने इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इन तीनों में से कोई भी लास्ट या सेकंड लास्ट आया तो उस केस में आप प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं माने जाओगे। तो मैंने यूएस से शुरू किया, यूएस ने एजुकेशन में सबसे कम खर्चा किया, मतलब प्रोग्रेसिव नहीं है। सेम अगला था श्रीलंका, श्रीलंका सेम भाई साहब, उन्होंने भी एजुकेशन पे सबसे कम खर्चा किया है। तीसरा था अपना इंडिया, इंडिया ने भी क्या किया है? सबसे कम खर्चा किया है, 12% बोले तो एजुकेशन। क्लियर? लास्ट है युगांडा, युगांडा ने 7% खर्चा किया, किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। ये सारे पैरामीटर्स फर्स्ट 3 में होने चाहिए थे या फर्स्ट 4 में होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, मतलब आप प्रोग्रेसिव नहीं हो। क्लियर है क्या? सवाल समझ में आया क्या? पक्का? चलो अगला। अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलपिंग इफ इट इज कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एटलीस्ट 50%। उसे क्या माना जाएगा? अब वापस, अगर आपको डेवलपिंग का टैग चाहिए तो आपके इन तीनों हेड्स का सम, कौन तीनों हेड्स? एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अभी टोटल मान लेते हैं, युगांडा से शुरू करते हैं। सर हेल्थ, एजुकेशन और क्या है अपना? इंफ्रास्ट्रक्चर, 12%, 7% और 10%। टोटल मारने की जरूरत नहीं बेटा, रहने दो नहीं पहुंच पाएगा 50 तक। चलो आगे, 23%, और हेल्थ है 14 देन 12, प्लस मार ही लेते बेटा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 2 40 बेटा, ये एग्जैक्टली 49% है। कितना है? 49%, थोड़ा सा रह गया। अगला यूएसए, 20%, 14%, 8%। बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये डेवलपिंग नहीं है, क्योंकि 50% तक नहीं पहुंच पाएगा। एक और सर, 14%, 19% और 9%। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे आपने 19% हेल्थ पे किया है, 9% आपने किया है एजुकेशन पे, और 14% किया है किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये भी 50 नहीं पहुंच पा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस, जीरो मैं कह सकता हूं यहाँ पे। लॉजिक समझ में आया क्या बेटा? क्लियर है क्या? इंडिया बहुत नजदीक था। अगर इंडिया के अपन टोटल वापस एक बार देखें, सर ये होता है 26, 26 और 23, 49, 50 से थोड़ा सा कम। क्लियर है यहां तक बेटा? ओके। इफ अ कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल, वापस से एक और टैग दिया जा रहा है,
इफ इट विल स्पेंड मैक्सिमम ऑन डिफेंस एंड मिनिमम ऑन हेल्थ और एजुकेशन। इस बात को समझना, ये एक फीचर बताया गया है मिलिट्री रूल के अंदर। जो कंट्री चल रही थी वो ज्यादातर डिफेंस पे खर्चा करते हैं और सबसे कम खर्चा किस पे करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे करते हैं। पर एक बात को समझना, ठंडे दिमाग से सोचना। एक एग्जांपल देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं गोल्डन पेन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो गोल्ड के पेन का, गोल्डन पेन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कल से मैं गोल्डन पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, मतलब मैं प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं। इट्स अ फीचर जो कि वो यूज करते हैं। अगर वो फीचर मैं भी इस्तेमाल करूं तो जरूरी नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। यहां पे ऐसा ही कुछ कहा गया। जो मिलिट्री बेस्ड कंट्रीज होती है वो ज्यादातर डिफेंस पे खर्चा करती हैं और सबसे कम खर्चा हेल्थ पे करती है। इसका कतई मतलब ये नहीं है अगर कोई रैंडम कंट्री डिफेंस पे खर्चा सबसे ज्यादा कर रही है और हेल्थ पे कम कर रही है मतलब वो मिलिट्री रूल के अंडर है, ऐसा मान लूं। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है सरकार की भी चॉइस यही हो कि वो मिलिट्री पे डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करे और एजुकेशन पे कम खर्चा करे। तो ये कंक्लूजन कि सर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आपने डिफेंस पे ज्यादा खर्चा किया है और हेल्थ पे कम, मतलब आप मिलिट्री के अंडर रूल कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर ऐसा जरूर है कि अगर कोई मिलिट्री के अंडर है तो उसको डेफिनेटली हेल्थ पे कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया ऐसी कितनी कंट्रीज है, मेरा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड सर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा आई कांट फाइंड कि सर मिलिट्री रूल के अंदर है या नहीं है। क्लियर है क्या? भले ही आपने हेल्थ पे खर्चा कम किया हो, भले ही आपने डिफेंस में ज्यादा खर्चा किया हो, तो इससे मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि आप मिलिट्री के अंदर हो या नहीं हो। क्योंकि जब आप मिलिट्री के अंदर नहीं भी हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो। देयर इज अ चांस कि आप ऐसा कर सकते हो। तो सी एंड डी इज द आंसर। 27 which of the following will have same rank in the country's budget expenditure। इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें जो कि हर बार सेम हेड के अंदर आ रहा हो? तो नॉन प्लान्ड एजुकेशन और हेल्थ, नॉन प्लान्ड एजुकेशन और हेल्थ। अभी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पे कौन आ रहा है? एजुकेशन, हेल्थ और नॉन प्लान्ड ना। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पे कौन आ रहा है? एजुकेशन, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे कौन आ रहा है? एजुकेशन। यहाँ पे कौन आ रहा है? एजुकेशन। बट युगांडा में कौन आ रहा है? हेल्थ। तो सर ये चीज तो क्लियर है कि सर सेम रैंक नहीं आ रहा। हेल्थ पहले लास्ट पे आ रहा था और किस केस में लास्ट पे नहीं आ रहा। और कौन सी हेडिंग थी भैया? हेल्थ भी सेम लफड़ा हो जाएगा, किसी में लास्ट पे आ रहा है किसी में लास्ट पे नहीं आ रहा। अगला आ रहा है नॉन प्लान। नॉन प्लान की बात कर लेते हैं। नॉन प्लान बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के से पहले, तो ये 27% टॉप पे आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे 21% टॉप पे नहीं आ रहा है। टॉप पे कौन आ रहा है? 23% इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर डेफिनेटली यहाँ पे जो नॉन प्लान्ड है उसका भी स्टेज जो जो रैंक है वो सेम नहीं है। कभी कभी किसी किसी कंट्री में वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, किसी किसी में वो सेकंड पे आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? अब कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन कर रहा होगा, उसके धमाधम आंसर 0 0 कैन यू डिटरमाइन नन ऑफ दीज आ रहा है, उसको एक बार डाउट हो जाएगा, साला सवाल मेरे को समझ में भी आया है कि नहीं आया है, सबका आंसर नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है। घबराना मत, सामने वाला आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। सो प्लीज आप पेन से खेलो, दिमाग से नहीं। चलो अगला। इफ अ बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 4 कंट्रीज आर कंबाइंड, विच सेक्टर विल अमाउंट फॉर द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर? देखो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था और मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी कि जो फैमिली ए और फैमिली बी की बात हो रही थी उसमें मेरे को दोनों फैमिली का खर्चा पता था, मैं कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे बजट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। हो सकता है यूएस ने 7% जो बजट तय कर रखा हो वो इंडिया के 23% से भी ज्यादा हो। तो ये डिटरमाइन करना कि कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है ये पता करना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता, कैसा होता? अगर सारे के सारे देश किसी एक सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे होते, मतलब चारों देश डिफेंस पे खुले आम खर्चा कर रहे हैं, तब आके खर्चा कर रहे हैं, सबका फर्स्ट रैंक क्या है? डिफेंस। तो उस केस में मेरा आंसर क्या हो जाता? डिफेंस। भले ही सबका अमाउंट अलग अलग होगा लेकिन जब कंबाइन करूंगा तो डिफेंस का अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे सबकी रैंकिंग क्या है? डिफरेंट है। कोई डिफेंस को प्रायोरिटी दे रहा है, कोई एजुकेशन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली इस केस में कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं है। द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसा कि मैंने कहा, जिस बच्चे ने ये चूज करा होगा उसकी तो लंका लग गई होगी, कम से कम क्वेश्चन को उसने 6 बार पढ़ा होगा। हर बार आंसर ये कैसे आ सकता है सर? लास्ट बेटा लास्ट, फटाफट से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, अगला वाला आप खुद से करोगे।
द टोटल बजट ऑफ यूएसए इज 4 टाइम्स द टोटल बजट ऑफ इंडिया। कंपैरिजन दे दिया सर, टोटल बजट ऑफ यूएसए इज 4 टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? यूएसए के पास जो पैसा है वो 4 गुना है किससे? इंडिया के पास। इंडिया के पास 100 रुपए, यूएसए के पास कितने होंगे? 400। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्वाइस दैट ऑफ यूएस, तो इंडिया के पास पॉपुलेशन ट्वाइस है। तो अगर मैं ऐसा मानूं यूएस के पास 10 लोग हैं तो इंडिया के पास कितने होंगे? क्लियर? आगे, द पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर ऑफ यूएसए इज, यूएसए का जो पर कैपिटा बजट है वो कितना टाइम्स होगा इंडिया के? पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। अगर यूएसए के पास 400 रुपए हैं तो एक आदमी के लिए उसने कितना सोच रखा है? 400 डिवाइड बाय, तो एक के पास कितना आ जाएगा? तो एक बंदे का उसने 40 रुपए का बजट सोच रखा है। और यहां देखूं तो कितना हो जाएगा? एक बंदे के पास कितना आएगा? 5 है तो 100 रुपए ही, और 20 लोग हैं तो एक के हाथ में कितना आएगा? 5 रुपए। तो यूएसए कितने टाइम्स है इससे? सर 40/5, दैट इज 8 टाइम्स। समझ में आ रहा है क्या? यूएसए 8 टाइम्स है पर कैपिटा इन कंपैरिजन टू इंडिया एज पर द गिवन डेटा। सो यहाँ पे मैंने लगभग लगभग सारे कंपैरिजंस खत्म किए हैं। सेम अगला सवाल श्रीलंका का हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? युगांडा के साथ। श्रीलंका का युगांडा के साथ हो रहा है। बेटा यही कंपैरिजन आपको भी करना है। देखें आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, भगवान जाने। और अगर नहीं जान पाओ तो आपको पता है भारत सर से बात करनी, कोई भी डाउट्स हो क्वेरीज हो आप आराम से खुल के बात कर सकते हो। बेटा कुछ ऐसा है जो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो वीडियोस के अंदर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9529906227। भारत सर से आपकी मुलाकात होगी जो कि मैं ही हूँ। ठीक है, आप उनसे आराम से बात कीजिए, डाउट्स पूछिए, जो भी इशू आप आराम से डिस्कस कर सकते हो बेटा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।